प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 32% हुआ मतदान। प्रदेश में सभी 10 राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें, जबकि सपा बसपा को एक सीट मिली। हाथरस कांड में विशेष जांच दल ने सौंपी शासन को रिपोर्ट। स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। और त्योहारी सीजन के पहले सप्ताह में ही जीएसटी में हुई वृद्धि। अर्थव्यवस्था के कोविड-19 से उबरने के आसार। घरेलू मांग में तेजी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव पे मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में जो विधानसभा सीटें शामिल हैं उनमें अमरोहा जिले की नौगांव सादात, बुलंदशहर फिरोजाबाद जिले की टूंडला सुरक्षित, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी सीटें शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। मतदान की सतर्क निगरानी के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 सामान्य पर्यवेक्षक और 7 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। इनके अलावा 301 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 46 जोनल मजिस्ट्रेट, 76 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 333 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को कुशल संपन्न बनाने के लिए 17,183 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। इस उपचुनाव के मतदान के लिए 5,127 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट, 6,710 बैलेट यूनिट और 5,492 वीवीपैट भी तैयार किए गए हैं। इन 7 विधानसभा सीटों के लिए 24,34,386 मतदाता हैं। इनमें 13,38,098 पुरुष और 11,30,340 महिला मतदाता हैं। दोपहर 1 बजे तक हुए मतदान के प्रतिशत की बात करें तो नौगांव सादात में 35% से अधिक, बुलंदशहर में 28% से अधिक, टूंडला सुरक्षित में 31%, बांगरमऊ में 33%, घाटमपुर में 24% और देवरिया में 31% से अधिक, मल्हनी में 28% मतदान हुआ। भारत सरकार में मंत्री रहे कमल रानी वरुण के निधन से रिक्त हुई घाटमपुर विधानसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान के लिए 481 बूथ बनाए गए हैं। जनता डिग्री कॉलेज में बनाए गए सखी केंद्र में महिलाओं में मतदान के लिए भारी उत्साह रहा। सभी केंद्रों में हैंड सैनिटाइजर से मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज कर और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। 3 लाख मतदाता से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 6 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। एसएसपी प्रतिंदर सिंह ने बताया कि 3 सीआरपीएफ की कंपनी लगाई गई है और पुलिस के 4,000 जवान तैनात किए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं। कुछ जगह मतदान देर से शुरू हुआ क्योंकि ईवीएम मशीन में खराबी थी, जिसको सही कर लिया गया है। 1 बजे तक लगभग 24.50% वोटिंग सुबह 7 बजे से सभी जगह पे पोलिंग स्टार्ट हुई है और शाम को 6 बजे तक ये चलेगी। और इस पोलिंग सेंटर पे 10 बूथ हैं। इसके बगल में जो पोलिंग सेंटर है उस पे भी 8 बूथ हैं। सुरक्षा व्यवस्था 4 हमें सीएपीएफ की कंपनीज मिली है, जो हमने 3 और 3 के ऊपर के जितने बूथ हैं पोलिंग सेंटर्स हैं सब पे लगाई गई हैं। और सिविल पुलिस लगभग 4,000 प्लस हमारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मैंने 10 पोलिंग सेंटर्स देखे हैं और सभी जगह बड़ा पीसफुली इलेक्शंस चल रहा है और वोटिंग चल रही है पीसफुली। जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनके जो पोलिंग स्टाफ है उनको भी ब्रीफ करके भेजा गया है और जो हमारा स्टाफ है पुलिस फोर्स, उनको सबको मास्क और आवश्यकता पड़ने पर उनको फेस शील्ड सबको उपलब्ध करवाए गए, सैनिटाइजर सबको उपलब्ध करवाए गए और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारी पोलिंग की वो संपन्न हो। जौनपुर में मल्हनी उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। इस विधानसभा सीट पर 3,65,013 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इन मतदाताओं के लिए 238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिंह, समाजवादी पार्टी से लकी यादव, कांग्रेस के राकेश मिश्रा और बसपा से जेपी दुबे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व सांसद
धनंजय सिंह को लेकर 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1 बजे तक हुए मतदान में 28% मतदाताओं ने मतदान किया है। मैसेज यही देना चाहेंगे, गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है इसको और आगे प्रगति पे लेके जाएं और अच्छे जो है विकास की ओर लेके जाएं, तो हमारा देश, हमारा कंट्री का नाम जो है बहुत ऊंचा करें। अभी जो सिचुएशन है उससे और बेटर करें। मतदान तो बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपको मालूम है मतदान देने के कितने दुष्परिणाम भी होते हैं, गलत मतदान कितने दुष्परिणाम आते हैं, तो सबको मालूम, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वोट देना था, काम या ना हो, बस सबसे पहले काम ये था कि जल्दी से वोट दे करके हम लोग फिर आ जाएं, क्योंकि ज़रूरी समझते थे वोट देना। अब देखिए ये क्यों ऐसा होता है कि फ्यूचर के लिए, देश के लिए सबसे सही रहता है कि कम से कम अच्छी सरकार हो, जो भी बने हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करे वो। अमरोहा जिले में नौगांवा सादात विधानसभा उपचुनाव का सुबह से मतदान जारी है। हालांकि सुबह मतदान की गति धीमी रही, लेकिन उसके बाद मतदान की गति बढ़ने लगी। 1 बजे तक 35.71% मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। कोविड-19 के चलते सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग के साथ ही साथ हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र को 6 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित कर पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती की गई है। जिलाधिकारी उमेश मिश्र और पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा लगातार गश्त पर हैं। नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र में कुल 290 मतदान केंद्र और 489 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान के मद्देनजर जिले के सभी मुख्य मार्ग सील कर दिए गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 3,21,600 20 मतदाता पंजीकृत हैं। इस सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ये सीट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वर्गीय चेतन चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई है। हमें जो नेता चाहिए वो ये चाहिए कि मतलब हमारे देश के हित में काम करे और किसानों के हित में काम करे, मजदूर किसानों की मदद करे, विकास कार्य कराए, अस्पतालों में दवाई उपलब्ध कराए और अन्य जो मतलब जो देश के हित का काम हो, और वो मतलब जातिवाद पर राजनीति ना करे। हमें एक प्रभावी नेता की ज़रूरत है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो पढ़ाई के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसी सभी क्षेत्र में मतलब हमारी मदद करे और विकास करे यहाँ पर नौगांवा सादात में, और यहाँ पे अस्पतालों में जो है वो दवाइयाँ उपलब्ध कराए। शिक्षा के लिए जो है लाइब्रेरी, स्कूल वगैरह की यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए सारी चीज़ें। बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव में पहली बार मतदान करने वालों ने खुशी का इजहार करते हुए देश हित में मतदान करने की लोगों से अपील की है। इसके साथ ही तमाम बूढ़े बुजुर्गों को मतदान के लिए आते देखा जा रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है। संवेदनशील क्षेत्र में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी के इलाके का जायजा लेते हुए देखे जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 33% मतदान हो चुका है। 18 साल का हो चुका हूँ। मैंने पहली बार मतदान किया है। किसी भी पार्टी के विपरीत में नहीं किया है। मैंने देश के प्रति में वोट डाला है अपना। मैं युवा हूँ, ठीक है, मैं देश के लिए वोट डाला हूँ और विकास के लिए मैं चाहता हूँ देश के प्रति। मैंने पहली बार वोट डाला है। वोट डाल के मुझे बहुत खुशी हुई है। हर युवाओं से मेरा निवेदन है कि सब युवा वोट डालें और वोट डाल के देश के हित में वोट डालें। आज बांगरमऊ विधानसभा 9 में हमारे यहाँ शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस समय 11 बजे तक हमारे यहाँ 22% वोट पड़ चुका था। इससे लगता है कि भारी संख्या में मतदाता निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पे उनके लिए ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। गोले बनवाए गए हैं ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर सकें। इसके अलावा शांति व्यवस्था हर जगह कायम है। अभी तक किसी इस टाइप की शिकायत नहीं आई है। देवरिया जिले की देवरिया सदर में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदान लगभग आधे घंटे रुका रहा, लेकिन बाद में मशीन सही होने पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1 बजे तक इस सीट पर लगभग 32% लोगों ने मतदान किया था। अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि 9:20 पर सीयू ने काम करना बंद कर दिया था बिप की आवाज़ के साथ।
तत्काल इमरजेंसी रिस्पांस टीम के प्रभारी राहुल गुप्ता, नायब तहसीलदार सदर को तत्काल ये सूचना दी गई। वो ECIL के इंजीनियर के साथ यहाँ पर आए और 9:20 के बाद जो मशीन बंद हुई थी उसको रिप्लेस करके 9:55 से नई मशीन द्वारा मतदान सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया। फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 3 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी शामिल हैं। टूंडला विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,60,444 है। यहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, जिसमें मतदाता गोल घेरे में खड़े होकर मास्क लगाकर और ग्लव्स पहनकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह है और बुजुर्ग दिव्यांगजन भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पीछे नहीं है। दोपहर 1 बजे तक 31% मतदान यहां हुआ है। क्षेत्र में कुल 300 केंद्र हैं और 558 मतदान के लिए बूथ बनाए गए हैं। अभी तक की जो जानकारी हमें मिली है प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, DM और SSP के माध्यम से, पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। इस बार चुनाव आयोग के विशेष निर्देश थे कि चूँकि कोविड-19 के अंतर्गत ये चुनाव संपन्न हो रहा है, तो न सिर्फ स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक मतदान कराना बल्कि सुरक्षित मतदान भी कराना है। तो उसके लिए भी प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था की है। मास्क अनिवार्य रूप से लोगों से पहनाया जा रहा है। पहचान के बाद मास्क उनको दोबारा पहनना पड़ रहा है। सैनिटाइज़र दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है वो पूर्णतः शांतिपूर्ण है। प्रदेश में हुए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा 8 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, जिसके अलावा सपा और बसपा के एक सदस्य निर्वाचित हुए। बीजेपी से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ब्रजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और BL वर्मा, सपा से राम गोपाल यादव और बसपा से रामजी गौतम निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा के लिए आज 10 लोगों का निर्वाचन संपन्न हुआ है, जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छी परंपरा है निर्विरोध चुना जाना। आज के इस युग में निर्विरोध चुना जाना ये सबसे अच्छी परंपरा है और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी थी और भारतीय जनता पार्टी की ही थी, जिन्होंने विशेष रूप से इस बात का प्रयास किया कि बिना कंटेस्ट के इलेक्शन हो जाए। और मैं समझता हूं कि ये लोग अपनी आज से अपर हाउस, केंद्र का जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसकी सदस्यता के रूप में बेहतर परफॉर्म करेंगे। हाथरस कांड की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में हाथरस के पुलिस अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और ऐसे मामले की कार्रवाई में अहम सुझाव भी दिए गए हैं। गृह विभाग के सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने घटना के बाद पुलिस कार्रवाई और जिले में उपजे हालात से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की है। जांच रिपोर्ट में थाना स्तर के पुलिस कर्मियों से लेकर संबंधित पुलिस अफसरों के बयान को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट से निलंबित SP और CO समेत सभी पुलिसकर्मियों की मुसीबत बढ़ सकती है। SIT में DIG चंद्र प्रकाश और PAC आगरा के सेना नायक पूनम भी शामिल थी। उधर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को हाथरस कांड पर सुनवाई हुई, जिसमें हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार को हटाए या बनाए रखने पर राज्य सरकार ने 25 नवंबर तक निर्णय करने का वक्त मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। जिस तरीके से कोर्ट ने लास्ट टाइम सरकार से बहुत सारे सवाल किए थे, जिसका उन्होंने आंसर दिया बट ओरली, क्योंकि उनके पास रिटन में कुछ नहीं था। तो कोर्ट का कहना है कि अगर आपने उस पीड़ित
पिता को रात में डेड बॉडी को जलाया, तो उसकी वजह क्या थी? इनका कहना था लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था। तो कोर्ट ने कहा कैसे? उनका कहना था कि वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। तो कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए कि कितनी गैदरिंग थी, क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतने कम पीपल डिस्टर्ब कर सकते थे, जैसे कि फैमिली का कहना है या हम सब ने देखा और मीडिया ने भी दिखाया। करीब 500 मीटर के सराउंडिंग वहाँ पर कोई पर्सन नहीं दिख रहा था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें भी 50 से 60 लोग होंगे जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा था। और ज़्यादातर उस पॉइंट पर जहाँ पर पीड़िता का दाह संस्कार किया गया, वहाँ पर कम से कम 200 से 250 के नियर अबाउट पुलिस ऑफिसर्स ही थे। तो कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था, ये बड़े क्वेश्चंस थे। अब आज कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। कोरोना के असर के चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार में जो कमी आई थी वो फिर से वापस तेजी से लौटने लगी है। अक्टूबर महीने में बीते साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन के में 11% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कई अन्य संकेतक भी हैं आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लौटने के साफ संकेत दे रहे हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी भारत के 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की बात को फिर से दोहराया था। कोरोना के चलते देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन भारत में बीते कुछ महीनों में अनलॉक के बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, उससे देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने के साफ संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर महीने में देश में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया और ये 1,05,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। इतना ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में जीएसटी संग्रह बढ़ा है। कोरोना संकट की दस्तक के समय फरवरी 2020 में भारत में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह से ये आंकड़ा कम होता गया। लेकिन सितंबर महीने में पिछले साल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला और इसमें पिछले साल की अपेक्षा 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक अक्टूबर 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए हुआ, जिसमें सीजीएसटी 19,193 करोड़ रुपए रहा, तो वहीं एसजीएसटी 25,411 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान आईजीएसटी के रूप में 52,540 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई, तो सेस के रूप में 8,011 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ। अक्टूबर महीने तक दाखिल जीएसटीआरबी 3B रिटर्न की कुल संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई। जीएसटी कलेक्शन में उछाल केंद्र सरकार के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार को राज्यों को 2.35 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी भरपाई के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए लोन लेना है और पिछले महीने में ही केंद्र सरकार ने 16 राज्यों सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किश्त के रूप में आरबीआई से कर्ज लेकर 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जीएसटी लागू होने के समय केंद्र ने 5 वर्षों तक राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का वादा किया था, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को ये पैसा दिया है। अक्टूबर महीने में महज जीएसटी कलेक्शन में ही बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, बल्कि अन्य संकेतकों से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। कोर सेक्टर में सभी 8 प्रकार के इंडस्ट्री में उछाल देखे जा रहे हैं, जिसके चलते बिजली की मांग, स्टील उत्पादन, कोयला उत्पादन सभी में उछाल देखे जा रहे हैं। सितंबर महीने में निर्यात में 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। उत्पादन के मोर्चे पर पीएमआई इंडेक्स में सितंबर महीने में अप्रैल के मुकाबले करीब 57% का उछाल आया है। सर्विस सेक्टर में भी अप्रैल के मुकाबले सितंबर में करीब 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। ईबे बिल में भी सितंबर में करीब 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रामीण भारत में सितंबर में जबरदस्त मांग देखी जा रही है, जिसके चलते ट्रैक्टर के खरीद में अप्रैल के मुकाबले 75% की बढ़ोतरी देखी गई। तो वहीं देश में यात्री वाहनों के खरीदी में भी बीते महीनों में जबरदस्त उछाल आया है। बीते दिनों एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया था कि देश की आर्थिक गतिविधियां तेजी से सुधार की ओर अग्रसर हैं और उन्हें इस बात का भरोसा है कि भारत 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों को एक और सौगात दी है। स्मृति ईरानी ने कल वर्चुअल माध्यम से आयुष संजीवनी केंद्र का उद्घाटन किया। ये संजीवनी केंद्र अमेठी जिले के 13 जगहों पर स्थापित किए गए हैं। गरीब
लोगों के लिए इस केंद्र के खुल जाने से काफ़ी सहूलियत मिलेगी और 1 रुपए के पर्चे पर अच्छे डॉक्टरों को दिखाकर अपना इलाज करा सकेंगे। वहीं इन केंद्रों के संचालन करने वाले मैनेजर ने बताया कि जो लोग यहां पर आएंगे उनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया जा सकेगा। उसके बाद जो भी दवा लिखी जाएगी वो भी ऑनलाइन आएगी। दवा यहाँ पर उपलब्ध है तो उन्हें नहीं मिलेगी और उन्हें मंगवाया जाएगा। जो माननीय स्मृति ईरानी मंत्री जी ने जो केंद्र का उद्घाटन किया और संजीवनी केंद्र का, उस पर हम अभी तक क्या था कि जो गरीब लोग थे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों से कंसल्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। और माननीय मंत्री जी और सीएससी के प्रयास से ये सेंटर स्थापित किए गए हैं। आज 13 ब्लॉकों में हमारे अमेठी के सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहाँ गरीब आकर के अपना रजिस्ट्रेशन 1 रुपए में कराएंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उनको उन मरीजों का इलाज होगा। पूरे जिले में 13 ब्लॉकों में जो है आयुष संजीवनी केंद्र का जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो है गरीब जनता को जो है सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई जो है, जिसका उद्घाटन जो है माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं अमेठी के सांसद माननीय श्री स्मृति ईरानी जी द्वारा जो है 13 ब्लॉक का जो है वहीं दिल्ली से जो है उद्घाटन किया गया जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी और जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सुल्तानपुर जनपद में इसौली क्षेत्र के 19 गांव के 5000 किसानों को दीपावली पर्व पर का तोहफा देते हुए डबिया चंदौर ड्रेन का शिलान्यास किया। इस क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से 19 गांव की 200 एकड़ भूमि निरंतर जलभराव होने के लगभग हजारों किसान कृषि कार्यों से वंचित थे। सांसद मेनका गांधी के प्रयास से प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 9 करोड़ 38 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। शिलान्यास के बाद उक्त योजना पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस योजना से क्षेत्रीय किसानों में खुशी की लहर है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बलदेव सिंह औलख जी कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके यहाँ सारे किसानों के लिए उन्होंने 9 करोड़ रुपए भेजा है ताकि ये किसानों की जान बच जाए, उनकी खेती बच जाए। ये एक मांग थी जो अभी नहीं 20 साल से चलती आ रही है और किसी ने इस पर गौर नहीं किया है। और जैसे ही मंत्री जी से हमने मांग की थी उन्होंने ये पैसा दे भी दिया है और इसका एक बहुत अच्छा प्लान भी बना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हज़ारों किसानों का फ़ायदा होगा। ये प्रोजेक्ट जो है ये श्रीमती मेनका गांधी जी एक इनका बहुत बड़ा प्रयास था कि यहाँ पर कई हज़ार लोग और कई हज़ार हेक्टेयर ज़मीनें जो लोग फसल नहीं कर पाते थे, पानी की बहाव के कारण कोई फसल नहीं हो पाती थी, आज किसानों के चेहरों पर मैं देख रहा हूँ खुशी के। और ये खुशी जो है माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी के द्वारा दी गई है और ये नहर बनेगी, नहर के जो पुल हैं चौड़े होंगे और ये फिर इसके सिल्ट सफाई होगी और पानी कहीं बाहर नहीं आएगा और लोग किसान दोनों फसलें अपनी बो सकते हैं, अपने जीवन को उच्च और अच्छा बना सकते हैं। जब फसलें होंगी तो उनका जीवन भी स्तर बड़ा बढ़िया होगा। ये 1 साल के अंदर अंदर हम पूरा। किसानों ने बताया कि लगभग 1000 बीघा कृषि योग्य भूमि जलमग्न थी। दलदल युक्त जमीन में पशु फंसकर मृत्यु के शिकार हो जाते थे। अगई गांव के किसान बजरंगबली मिश्र ने बताया कि डबिया से चंदौर तक जलमग्न होने से किसान तबाह हो गए थे। उन्होंने बताया कि किसान इस परियोजना को लाने के लिए पिछले 5 वर्षों से आंदोलनरत थे। किसान महेश कुमार उपाध्याय महेश कुमार मिश्र ने सांसद मेनका संजय गांधी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। यहाँ समस्या ये थी कि 25 साल से बहुत से सांसद आए जिन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे लोगों के जानवर चरागाह के लिए निकलते थे, इसी में फंसकर मर जाते थे। माननीय श्री मेनका गांधी जी सांसद जी के इस आगमन से या उनके इस शिलान्यास के कारण हमारी जनता की बहुत बड़ा हित हो रहा है। माननीय सांसद वरुण गांधी जी के प्रयास से और माननीय सांसद मेनका गांधी जी के प्रयास से आज इस 2000 एकड़ भूमि पर फसल लोगों को पैदा करने का अवसर मिलेगा और जो जलभराव की समस्या थी वो जलभराव समाप्त होगा। लगभग 5 पुल का निर्माण 10 करोड़ के प्रोजेक्ट से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। इसौली विधानसभा में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसौली विधानसभा के लिए ये सौगात मिली है माननीय मेनका संजय गांधी जी के द्वारा।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि वो किसी की भी हिमायत करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को हर हाल में हराएंगी। वे किसी भी कीमत पर सपा को जीतने नहीं देंगी। वो सपा को हराने के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती हैं। इसके अलावा भाजपा के साथ गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है और न ही वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगी। उन्नाव की पूर्व सांसद और कांग्रेस की नेता अनु टंडन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। अनु टंडन ने लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने अनु टंडन का स्वागत करते हुए कहा कि जब एक्सप्रेसवे नहीं बना था तब स्थानीय लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा काम अनु टंडन द्वारा किया गया था। जिस समय समझौता किया और समझौते से पहले भी समाजवादियों ने, चाहे नेताजी और उससे पूर्व में जितने भी हमारे समाजवादी नेता रहे, और याद कीजिए मैं पूरे चुनाव में ये बोलता था कि हमारे जो साइकिल के दो पहिए हैं, ये पहिए तभी मजबूत दिखाई देंगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा दोनों मिलकर के काम करेंगी। और मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ा था, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। मैंने साथ लिया और मेरा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को रोक लें। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में तेजी के साथ मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक राज्य में 21.88% मतदान दर्ज हुआ है। इस चरण में प्रदेश की 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 17 जिलों के 2,86,00,000 मतदाता 1,463 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे चरण में राजद ने 56, लोजपा ने 52, भाजपा ने 46, जनता दल यू ने 43, बसपा ने 33 और कांग्रेस ने 24 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 513 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एलडीए के उपाध्यक्ष का पद संभालते ही और सख्त रुख अपनाते हुए शहर में बने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान में कैसरबाग में अवैध रूप से निर्माण कराए गए ड्रैगन मॉल के सामने खड़े होकर ध्वस्त करा दिया। वहीं कृष्णानगर में अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, ठाकुरगंज में चल रहे अवैध हुक्का बार को भी ध्वस्त करा दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजधानी में फैले अवैध निर्माणों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गलत तरीके से या जिनकी डिमोलिशन ऑर्डर्स हैं, इन सभी को एक्सक्लूड किया जा रहा है और इसमें 0 टॉलरेंस है और 100% ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कार्रवाइयाँ अगले 3 महीने तक जारी रहेंगी। जोन 1 से लेकर के जोन 7 तक जितना भी नोटिफाइड एरिया है, जहाँ जहाँ पहले चरण में मैंने जैसे आपको स्पष्ट किया कि नॉन रेसिडेंशियल जो गैर आबाद वाले इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको दिया जा रहा है। इस रूप में आगे कार्रवाई चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा प्रदेश के जनपद सोनीपत में हुई एक सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के निवासियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे हरियाणा राज्य सरकार के अधिकारियों से समन्वय कर हादसे में दिवंगत लोगों के पार्थिव शरीर को प्रदेश लाने तथा घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 32% हुआ मतदान। प्रदेश में सभी 10 राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें, जबकि सपा बसपा को मिली 1-1 सीट।
हाथरस कांड में विशेष जांच दल ने सौंपी शासन को रिपोर्ट, स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और त्योहारी सीजन के पहले सप्ताह में ही जीएसटी में हुई वृद्धि, अर्थव्यवस्था के कोविड-19 से उबरने के आसार, घरेलू मांग में तेजी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जिसका शीर्षक है प्रेम माधुरी।